देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा है, हमने देखा है स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, और उम्मीद है कि तुमको बेहतर तरीके में समझ में आ गया होगा। देखो ज्यादा कुछ है नहीं स्थिर अनुपात का नियम, ना ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर 9th क्लास में दिया हुआ है तो ऐसा समझ लो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर तुम बातों को गौर से समझो तो सारी की सारी बात आसान होती है। तो फिलहाल हमने समझा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित प्रश्नों को हमने किया है, और स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित प्रश्नों को अब हम लोग देखने वाले हैं। आओ जरा देखिए प्रश्न क्या है। देखो प्रश्न करने से क्या होगा ना, एक तो तुम्हारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरी बात है कि प्रश्न करोगे तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा कहीं ना कहीं और ज्यादा क्लियर होगा, जो भी डाउट है वो भी तुम्हारे दिमाग से खत्म हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आओ जरा देखिए क्या कह रहे हैं। पहला प्रश्न हमारे पास, एक प्रयोग में कॉपर के 1.03 ग्राम से कॉपर ऑक्साइड के 1.288 ग्राम प्राप्त होता है। एक अन्य प्रयोग में कॉपर ऑक्साइड के 3.672 ग्राम के अपचयन से कॉपर के 2.938 ग्राम प्राप्त होता है। तो दर्शाइए ये स्थिर अनुपात का नियम है। अब अगर दिक्कत ये है ना, तुम अगर पहली बार प्रश्न कर रहे हो तो सारे का सारा बात जो है दिमाग के इस पार से उस पार जाएगा, जाहिर सी बात है। बट यहां से समझो हमने क्या कहा, हमने क्या कहा बाबू, हमने कहा कि यहां पर इस प्रश्न को करने के लिए और द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसको करने के लिए सबसे पहले बेहतर है कि तुमको अगर अभिक्रिया पता है और अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अब बोलोगे अभिक्रिया कैसे पता चलेगा, तो ये तो खैर प्रैक्टिस से ही आने वाला है, ठीक है। ऐसे अभिक्रिया के बारे में आगे चलेंगे तो वहां पर बात करेंगे हम, बट यहां पर बात बता रहे हैं ये तुमको प्रैक्टिस से ही समझ में आने वाला है, और अभिक्रिया के बारे में हम 10th क्लास में ज्यादा बेहतर तरीके से समझने वाले। तो अब प्रश्न देखिए कैसे हम कर सकते हैं, क्या हमारा प्रश्न कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि एक कॉपर प्रयोग में, तो हल देखेंगे। हल में क्या है हमारे पास, प्रयोग एक, देखो दो प्रयोग है जिसमें से पहला प्रयोग कॉपर दिया है इतना ग्राम से कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड दिया है। समझो अगर कॉपर है कॉपर ऑक्साइड है तो रिएक्शन क्या रहा होगा, रिएक्शन रहा होगा हमारा कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो बाबू बनेगा ये कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये हमारा रिएक्शन रहा होगा। प्रश्न में क्या दिया, एक प्रयोग में 1.03 ग्राम कॉपर है, तो 1.03 ग्राम कॉपर है, क्लियर है। ऑक्सीजन कितना है नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं। अब इस कॉपर से बन कहा है कितना रहा है कॉपर ऑक्साइड, 1.288 ग्राम कॉपर ऑक्साइड हमारा बन रहा है यहाँ। तो हम बोल रहे हैं बाबू, हम बोल रहे हैं अगर यहाँ पर हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाए, तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। अब यहाँ से तुम्हारे दिमाग में द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी क्लियर होता चला जाएगा, और जो हमारा स्थिर अनुपात का नियम है ये भी क्लियर होता चला जाएगा। तो ध्यान रखो, सब बात एक एक करके समझने वाले हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पाद का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान। अब समझो अभिकारक क्या होता है, हमने पहले ही बताया, ये एक रासायनिक समीकरण है, ठीक है, और शब्द समीकरण है। शब्द समीकरण के तीर के बाईं तरफ जो होता है वो अभिकारक है, तीर के दाहिनी तरफ जो होता है वो उत्पाद है। तीर के बाईं तरफ दो पदार्थ है कॉपर ऑक्सीजन, ये अभिकारक हो जाएगा दोनों, और उत्पाद एक ही है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, ये हो जाएगा उत्पाद। क्लियर है बात। तो यहां पर हमारे पास देखेंगे कॉपर का अमाउंट कितना है, 1.03 ग्राम प्लस यहाँ पर x ग्राम बराबर में उत्पाद कितना है 1.288 ग्राम, और यहाँ पर ये निकल गया ना। चलो तो अगर हम ऑक्सीजन निकालें कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, जो कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है x ग्राम है, तो x बराबर हम बात करें तो 1.288 माइनस 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 1.03 ग्राम। अब इसको घटा लो कितना आएगा 1.288 1.030 ग्राम। और तुम्हारे लिए घटा दिया, अदरवाइज हम यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये
डेसिमल वाला घटाव करने में भी समस्या हो जाती है। बाबू ये 8 हो जाएगा, 8 में से 3 5 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 1 से 1 0 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा निकल गया 0,258 ग्राम। ठीक है जी, ये आ गया 0,258 ग्राम। अब समझो बात को, अब करना क्या है। अब यहां पर हमारे पास किसका किसका द्रव्यमान है, बताओ बताओ जरा, बताओ जरा। तो कॉपर का द्रव्यमान, कॉपर का द्रव्यमान अब हमारे पास दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 1.03 ग्राम। ठीक है जी। ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान ये निकल के आ रहा है हमारे पास कितना, अभी अभी निकाला है हमने, 0.258 ग्राम। अब अगर करें हम कॉपर का द्रव्यमान, कॉपर का द्रव्यमान और बट्टे में ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान तो कितना हो जाएगा। कॉपर का द्रव्यमान है 1.03, तो लगभग 1 मान सकते हैं इसको, और इसका ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 0.258 ग्राम, तो मतलब इसको भी हम लोग क्या मान सकते हैं, 0.25 मान सकते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो लगभग लगभग जो है ये क्या आएगा, 4:1 आएगा। 25 चौका 100 हो जाएगा ना, 4:1 आएगा। तो मतलब कहने का यह है कि पहले एक्सपेरिमेंट में कॉपर और ऑक्सीजन से मिलकर के कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, कॉपर और ऑक्सीजन से मिलकर के कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में जो कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात है वो कितना है, 4:1 है। बात किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है ना। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट 2 है, तो इसको देख लेते हैं। प्रयोग 2 में आ जाओ जी, प्रयोग 2 की बात करें तो एक अन्य प्रयोग में कॉपर ऑक्साइड के 3.67 ग्राम, तो बाबू यहां पर लिया जा रहा है कॉपर ऑक्साइड, क्या लिया जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड। इसको तोड़ा जाता है, तो तोड़ने अपचेंस यानी तोड़ने से कॉपर के 2.938 ग्राम बनता है, कॉपर बनता है, जाहिर सी बात है इसको तोड़ेंगे तो कॉपर और बनेगा ऑक्सीजन। ठीक है जी। तो कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना है दूसरे प्रयोग में, 3.672 ग्राम। यहां से चलेंगे कि अपचयन से कॉपर के, देखना जरा, कॉपर के 2.938 ग्राम बनता है, कॉपर के 2.938 ग्राम बनता है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर फिर से ऑक्सीजन नहीं पता है, तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या मान लेते हैं, x ग्राम मान लेते हैं कि ऑक्सीजन x ग्राम बना। ठीक है, तो फिर से यहां पर लगाएंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम लगा दिए। अब लगाने के बाद करना क्या है बाबू, फिर से वही बात है, अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान, ये हो गया। अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर में उत्पाद का कुल द्रव्यमान। अभिकारक है कॉपर ऑक्साइड, तो ये है हमारे पास 3.672 ग्राम, और उत्पाद है हमारे पास कॉपर और ऑक्सीजन, तो ये हो गया 2.938 और प्लस में x ग्राम। अब यहां से अगर x का वैल्यू निकाले तो ये होगा 3.672 माइनस 2.93, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस तो हो जाएगा ना बबुआ। अब इसको घटा लो तो 3.672 और ये होगा 2.938, घटाओ जरा, 12 में से 8 4, 6 में से 3 3, और ये बताओ जरा क्या हो जाएगा, ये 6 में से 3 3, 16 में से 9 7 दशमलव, ये खत्म हो जाएगा, तो 0.734, 0.734। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान तुम्हारे पास आ रहा है 0.734। देखो यहां से, तो हमारे पास किसका किसका द्रव्यमान है, तो हमारे पास है कॉपर का द्रव्यमान, कॉपर का द्रव्यमान, और बट्टे में अगर हम करें ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो कॉपर का द्रव्यमान निकल रहा है 2.938 और बट्टे में ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकला है 0.734। अब 0.938 लगभग लगभग 28 के बराबर है ना, दोनों है तो 28 के बराबर है, 0.734 है तो मतलब 0.7 के बराबर है, तो कितना काटेंगे ना, तो 0 दशमलव ये लगभग कितना 4 बार में कटेगा, ये पूरा पूरा कितना बार में कटने वाला है, 4 बार में कटेगा, तो यहाँ पर काट दो, तो लगभग लगभग ये 4:1 ही देके जा रहा है।
तो पहले प्रयोग में जो कॉपर और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान निकल के आ रहा है, अनुपात निकल के आ रहा है 4:1 है। दूसरे प्रयोग में जो कॉपर और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात है वो हमारा 4:1 निकल के आ रहा है। अतः यह क्या करता है, तो क्या लिखेंगे, पहले और दूसरे प्रयोग में कॉपर और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है बबुआ, 4:1 है। अतः यह स्थिर अनुपात का नियम दर्शाता है। सिंपल बात है, हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। चलो, थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन लग रहा होगा तुम्हारा, लेकिन अब चूंकि समझना था, समझाना था, इसलिए हमने एक बात को यहाँ पर लिखा है और सोल्व भी किया है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलो, तो यहाँ पर हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, और जरा बात करें। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में संयुक्त होकर जल बनाता है। मतलब हमने उदाहरण भी दिया था जब द्रव्यमान संरक्षण का नियम बता रहे थे। तो अब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखना जरा हल, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 1:8 में मिलता है तब जल बनता है। मतलब 1 भाग हाइड्रोजन 8 भाग ऑक्सीजन से मिलता है तो जल बनता है, चाहे कितना भी जल तुमको बनाना है। अब कह रहा है हाइड्रोजन गैस के 3 ग्राम के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो यहां पर समझो, अगर हम माने तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है 8 ग्राम ऑक्सीजन से। कितने से, 8 ग्राम ऑक्सीजन से। तो जाहिर सी बात है, अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा 3 × 8 ग्राम ऑक्सीजन से, 24 ग्राम ऑक्सीजन। एकदम हल्का वाला प्रश्न था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्थिर अनुपात के नियम पर कुछ और प्रश्न है, और जरा उसको देखते हैं और समझते हैं ये इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। प्रश्न हमारे पास, जब कार्बन के 3 ग्राम को ऑक्सीजन के 8 ग्राम में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 11 ग्राम बनते हैं। अब प्रश्न हमारा ये है, समझो जरा गौर से समझो, कि 3 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 8 ग्राम 3 ग्राम, अच्छा कार्बन के 3 ग्राम के साथ ना, 3 ग्राम कार्बन के साथ देखो 3 ग्राम कार्बन के साथ ऑक्सीजन के 8 ग्राम को जलाया जाता है। ऑक्सीजन के 8 ग्राम को जलाया जाता है। अब यहाँ पर देखो, हमको पता ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए ना, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन से संयोग करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो अनुपात होना चाहिए ये 3:8 है, जो यहाँ पर ये पूर्ति कर रहा है कि भाई 3 ग्राम कार्बन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है। हमसे बोला क्या जा रहा है, जब कार्बन के 3 ग्राम को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो एक बात समझो, यहां से कार्बन का 3 ग्राम है, कार्बन का 3 ग्राम है ना, ये यहां पर 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही संयोग करेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर होगा ये कि जब द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है यहाँ पर, साथ ही साथ स्थिर अनुपात का नियम लागू हो रहा है, तो होगा ये कि इसको 3:8 में ही तो चाहिए, 3:8 में चाहिए। अब चूंकि हमारे पास 50 ग्राम ऑक्सीजन है, तो यहां पर क्या होगा कि 8 ग्राम ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, है ना। 50 ग्राम ऑक्सीजन है हमारे पास, 50 ग्राम ऑक्सीजन है, इसमें से 8 ग्राम ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, और ये जो 42 ग्राम ऑक्सीजन है ये हमारा शेष रह जाएगा। क्या है, ये हमारा शेष ऑक्सीजन बचा का बचा रह जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी ऑक्सीजन का प्रयोग करना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, 3 ग्राम से 6 ग्राम करना पड़ेगा, 6 ग्राम से 9 ग्राम करना पड़ेगा, फिर जाके हम उस ऑक्सीजन का प्रयोग
कर सकते हैं। तो प्रश्न हमारा था कि 3 ग्राम कार्बन जो है 8 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और 11 ग्राम CO2 बनाता है। अब कार्बन को 3 ग्राम ही रखना था हमको, तो कार्बन को 3 ग्राम ही रखा हमने। तो कार्बन का 3 ग्राम तो 8 ग्राम के साथ ही रिएक्शन करेगा, ऐसा तो नहीं है कार्बन का 3 ग्राम, ये तो प्रश्न में ही दे रखा है कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही करता है। और स्थिर अनुपात का नियम बताता है कि भाई कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 3:8 का अनुपात होता है ना। इसका मतलब बाकी का जो ऑक्सीजन है 8 ग्राम ऑक्सीजन तो खर्च हो जाएगा, बाकी का ऑक्सीजन ये हमारा कंटेनर में ही बचा का बचा रह जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ जाए, आ जाओ। अगला प्रश्न है हमारे पास, ऑक्सीजन और बोरन के यौगिक के 0.24 ग्राम नमूने में, तो बोरन ऑक्साइड होगा ना, चलो ये होगा बोरॉन ऑक्साइड। तो बोरॉन ऑक्साइड का जो अमाउंट है वो कितना है, 0.24 ग्राम। बोरॉन और ऑक्सीजन का अगर यौगिक बनाएंगे तो बोरॉन ऑक्साइड ही बनेगा। तो बोरॉन ऑक्साइड का द्रव्यमान जो है वो दे रखा है 0.24 ग्राम। विश्लेषण से बोरन के 0.96 ग्राम। अब यहां पर समझो, बोरन ऑक्साइड में बोरन का जो अमाउंट है, बोरन की मात्रा, ये है 0.096 ग्राम है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा ये कितना है, ये हमारे पास 0.144। तो हमको बोला क्या जा रहा है कि द्रव्यमान के अनुसार यौगिक के प्रतिशत संगठन की गणना करें। कहने का मतलब है बोरन, इस पूरे यौगिक में बोरन कितना प्रतिशत है और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, ये हमको यहां से ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, आ जाओ। तो प्रतिशतता निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, जिसका निकाल रहे हैं ना, सपोज एक्स का निकाल रहे तो एक्स गुने यहां पर 100 कर देंगे और बट्टे में कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान ये होता है परसेंटेज। जिसका भी परसेंटेज निकालना है, सपोज एक्स का परसेंटेज निकालना है तो एक्स गुने 100 और बट्टे में कुल द्रव्यमान जितना होगा, है ना, ये उससे गुना भाग हमको दे देना है। तो यहां पर हमको बोरॉन ऑक्साइड कितना दिया है, कुल द्रव्यमान, यौगिक का कुल द्रव्यमान क्या है, यौगिक का कुल द्रव्यमान ये कितना है हमारे पास 0.24 ग्राम है, ठीक है। या यहां पर रखो यौगिक का कुल द्रव्यमान, यौगिक का कुल द्रव्यमान। बोरन की मात्रा कितना है, 0.96 ग्राम है। तो बोरन की, यौगिक में बोरन की प्रतिशतता, यौगिक में बोरॉन की प्रतिशतता, हमने क्या कहा बाबू, हमने कहा जिसका निकाल रहे हैं उसका लिखो है। तो बोरन का द्रव्यमान बताओ कितना है, बोरन का द्रव्यमान है 0.096 और गुने में हम 100 करेंगे, बट्टे में कुल द्रव्यमान यौगिक का है 0.24 करेंगे। यहां से होगा क्या, यहां से क्या होगा, यहां से होगा ये कि इस दशमलव को हटाते हैं तो सिंपली समझो कि इस पर 3 जीरो आ जाएगा, दशमलव के बाद 3 अंक है, और इस दशमलव को हटाते हैं तो इस पर आ जाएगा बाबू 2 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 चौका 96 और यहाँ पर 10 बज रहा है तो 10 चौका 40%। तो बोरन की जो प्रतिशतता है यौगिक में वो कितना है, 40% है। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकाले, ऑक्सीजन की प्रतिशतता, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 0.144 और गुना करेंगे 100 से, और यौगिक का कुल द्रव्यमान कितना है 0.24। फिर सेम वो उसी तरह से होगा, अगर एक दशमलव हटाते हैं यहाँ पर, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पर 2 जीरो यहाँ आ जाएगा, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 पर 3 को जीरो यहाँ पर आ जाएगा, दशमलव खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 24 छाका 144 और 10 छाका 60। तो जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है यौगिक में वो 60% है और बोरन का जो प्रतिशत है वो कितना है 40% है। ये तुम्हारा सॉल्यूशन यहां से निकल के आ जाता है।